हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और हम इस वीडियो में समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक। आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग की अच्छी खासी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को एक डेफिनेशन के तौर पर कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह का डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जहां आपको एक राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं, किसी एसेट्स जैसे स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी को फ्यूचर डेट पर एक फिक्स प्राइस पर खरीदने या बेचने का। अब ये राइट और ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं इसे समझते हैं। देखिए, राइट का मतलब होता है अधिकार, जो होता है ऑप्शन बायर्स के पास। तो जब आप कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हो तो आपके पास होता है राइट। आप चाहो तो ऑप्शन को यूज कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, इसीलिए रिस्क लिमिटेड होता है। ऑप्शन बायर्स के रिस्क उतने ही होते हैं जितने उसने प्रीमियम दिए हैं उसको खरीदने के लिए। यानी ऑप्शन बायर्स का रिस्क लिमिटेड होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स की, यानी ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारी, जो होता है ऑप्शन सेलर्स का। तो जब आप ऑप्शन बेचते हो या सेल करते हो या राइट करते हो, सभी एक ही बात है। कोई कहता है कि ऑप्शन सेलर है, कोई कहता है राइटर है। ठीक है। तो आपके पास होता है ऑब्लिगेशंस, यानी अगर बायर अपना राइट यूज करता है तो आपको उसके साथ डील करना ही पड़ेगा, चाहे आपका नुकसान हो। तो ऑप्शन सेलर्स के रिस्क जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और ऑप्शन बायर्स के रिस्क जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। ऑप्शन बायर्स के पास होता है राइट यानी अधिकार, ऑप्शन सेलर्स के पास होता है ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारी। ठीक है। तो इतना सा सुनकर आप ये मत सोच लीजिएगा कि ऑप्शन सेलर्स के रिस्क अगर अनलिमिटेड होते हैं तो वो नुकसान में रहते हैं। ये आगे आपको समझ में आएगा कि कौन बड़े प्लेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं ऑप्शंस के टाइप्स को। देखिए, दो तरह के ऑप्शन के टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जैसा हमने पढ़ा, वहां आपको खरीदने का अधिकार मिलता है, वहीं पुट ऑप्शन में आपको बेचने का अधिकार मिलता है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, एक बेसिक बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपको दिनचर्या में काफी यूज होगा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना बिफोर बिकमिंग ऑप्शन ट्रेडर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। आपने ये वर्ड काफी सुने होंगे, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी डेट, लॉट साइज, आईटीएम, ओटीएम, है ना। अब हम इन सब को आसान भाषा में वन बाय वन समझते हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, जब भी आपको सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, निफ्टी का ही पकड़ते हैं। सपोज निफ्टी अभी 24,500 चल रहा है, 24,600 चल रहा है ना। तो हर ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको एक स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे 24,500 का आपने कॉल बाई कर लिया, 24,500 का आपने पुट बाई कर लिया, तो ये जो 24,500 है ना, इसी को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है। अब होता है इसके बाद और एक चीज होते हैं स्ट्राइक फैक्टर। जैसे एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक के बीच में कितनी दूरी है उसको कहते हैं स्ट्राइक फैक्टर। जैसे निफ्टी में एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक्स की बीच की दूरी होती है 50, बैंक निफ्टी में होता है 100, सेंसेक्स में होते हैं 100। वैसे ही अलग अलग स्टॉक्स में होते हैं अलग अलग उनके स्ट्राइक फैक्टर्स होते हैं, तो उसे स्ट्राइक फैक्टर बोलते हैं। और स्ट्राइक प्राइस वो होता है जिस स्ट्राइक पे आप ट्रेड करने वाले हो, वो प्राइस जिसमें ऑप्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। राइट। आप समझते हैं प्रीमियम को। प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन खरीदने के लिए दिए गए पैसे। जो स्ट्राइक प्राइस जैसे 24,500 आपने खरीदा है, वो खरीदने के लिए आपको जितना पैसा पे करना है, सपोज सोच लीजिए वो 187 का चल रहा हो या 200 का चल रहा हो, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम। अब आता है एक्सपायरी डेट। ऑप्शंस कब तक वैलिड है, इसका मतलब होता है कि आप जो भी ऑप्शंस खरीद रहे हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो, वो कब तक वैलिड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे कि तो निफ्टी में हर वीक जो होता है एक्सपायरी होता है और मंथली एक्सपायरी भी होते हैं। और बैंक निफ्टी में पहले वीकली एक्सपायरी हुआ करता था, बट बैंक निफ्टी में अभी सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। सेंसेक्स में वीकली एंड मंथली दोनों एक्सपायरी है और स्टॉक्स में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये एक्सपायर कब होते हैं, निफ्टी हर वीक के थर्सडे को एक्सपायर होता है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वर्किंग लास्ट थर्सडे को होता है। अगर थर्सडे हॉलिडे हुआ तो वेडनेसडे को एक्सपायरी होता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी जो होता है वो भी एक्सपायर होता है वेडनेसडे को।
है ना? और जो अगर बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स एक्सपायर होते हैं लास्ट थर्सडे को। वहीं बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे। आई होप एक्सपायरी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको ऑप्शन चेन में इजीली अवेलेबल दिख जाए। बात करते हैं लॉट साइजेस की। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल, अगर आपको निफ्टी का एक कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है, तो हम आपको 75 क्वांटिटी लेंगे। तो 75 क्वांटिटी इज इक्वल टू वन लॉट। एक लॉट में 75 क्वांटिटी आते हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी में 35 क्वांटिटी आते हैं, सेंसेक्स में आई थिंक 20 आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यहीं पे आपको स्ट्राइक सिलेक्शन में काफ़ी लोग दिक्कत आते हैं। मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स लॉस में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना नहीं आता है कि हम आईटीएम खरीदें, ओटीएम खरीदें, एटीएम खरीदें। कब कौन-सा आपको खरीदना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, राइट? तो अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। अब हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। तो टर्मिनल पर देखिए, मैंने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। जैसे निफ्टी की ही अगर हम एग्जांपल लें, तो निफ्टी जो यहाँ सेलेक्ट किया गया है, इसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। ये जो निफ्टी का जो करंट अभी प्राइस चल रहा है, उसे हम कहते हैं स्पॉट। ठीक है। तो इसके जो नियरेस्ट हैं, जैसे 24,565, हमने कहा था कि 50 का स्ट्राइक फैक्टर होता है निफ्टी। तो इसका नियरेस्ट क्या हुआ? 24,550। तो ये 24,550 का जो स्ट्राइक है हाईलाइटेड, ये है एटीएम स्ट्राइक्स। इसको हम कहते हैं एटीएम। ठीक है। एटीएम स्ट्राइक्स मतलब एट द मनी। नियरेस्ट स्ट्राइक इज कॉल्ड एज एटीएम स्ट्राइक फैक्टर। ठीक है। अब हम जो है इसे समझते हैं। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों के लिए आईटीएम, ओटीएम का कंसेप्ट अलग-अलग है। ध्यान से समझिएगा। जब हम कॉल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं सीई में, तो जो हमारा अभी एटीएम है, एटीएम से अपने नीचे यानी 24,500 से नीचे की तरफ अगर हम जाएँ, जैसे 24,500, 24,450, 24,400, तो ये जितने भी नीचे के स्ट्राइक्स हैं करंट जो एटीएम से, उसको हम कहते हैं आईटीएम यानी इन द मनी। ठीक है? वहीं अगर जो हम इससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस देखें, जैसे 24,500 के ऊपर है 24,600, 24,650, 24,700, इसको हम कहते हैं ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। तो इससे क्या समझ में आया? जो अभी स्पॉट का प्राइस चल रहा है, उसके नियरेस्ट प्राइस स्ट्राइक्स जो भी है, उसे हम कहते हैं एटीएम। और इससे अंदर की तरफ यानी इससे नीचे की तरफ जो आता है, उसे हम कहते हैं आईटीएम। और इससे ऊपर की तरफ जो स्ट्राइक है, उसे हम कहते हैं ओटीएम और कॉल्स। और पुट के केस में ये जस्ट अगेंस्ट होता है। पुट में अगर आप देखें, तो पुट में देखिए 24,550 वही एटीएम सेम ही रहता है। और पुट में अगर हम नीचे की तरफ देखें, तो वो होता है ओटीएम। और पुट में अगर हम ऊपर के स्ट्राइक्स में जाएं, तो वो कहलाते हैं आईटीएम। देखिए आपको प्राइस में पता चल रहा होगा, एटीएम का प्राइस 153 है, आईटीएम का 181, 214, 246। तो जितने भी हम आईटीएम प्राइस में जाएंगे, उतना आपका प्रीमियम महंगा होता जाएगा। और जितने हम ओटीएम की तरफ जाएंगे, उतना प्रीमियम उसका सस्ता होते जाएगा। तो मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स क्या गलती करते हैं? वो सस्ता ऑप्शंस खरीदते हैं। जैसे ये 84 रुपए का खरीद लिया क्योंकि ये सस्ता है खरीदने में। बट गलती यही होती है, आपको सस्ता नहीं खरीदना है। इसका प्रीमियम कम इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसमें टाइम वैल्यू। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। मैं इसके एक्सेल सीट डाउनलोड कर लेता हूँ, तो हम एक्सेल में समझेंगे। देखिए अगर हम एक्सेल में समझें, तो ये जो निफ्टी है, ये है हमारा स्पॉट। इसे क्या हम कहते हैं? स्पॉट। ठीक है। और ये जितने भी स्ट्राइक्स है, अब हम समझते हैं। देखिए 24,550 इसके नियरेस्ट है, तो ये हो गया हमारा एटीएम स्ट्राइक्स। इससे नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं 24,500, 24,450, तो ये कहलाता है हमारा आईटीएम स्ट्राइक्स फॉर कॉल। है ना? फॉर कॉल के लिए ये जितने भी ऊपर के स्ट्राइक्स हैं, ये आईटीएम है। और ये जितने ऊपर के स्ट्राइक्स हैं, ये है ओटी। पुट के केस में जस्ट अगेंस्ट होता है। पुट में एटीएम सेम ही है। ठीक है। अगर हम ओटीएम की बात करें, तो पुट का ओटीएम कहाँ है? ऊपर की तरफ, है ना? और पुट का आईटीएम कहाँ है? नीचे की तरफ। मतलब करंट मार्केट प्राइस से जो ऊपर वाले प्राइस हैं, वो इनका पुट साइड के लिए आईटीएम है और कॉल साइड के लिए ओटीएम है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना जरूरी है। अब जानते हैं कि ये जो प्रीमियम है ना, 282,
₹70, ₹160, ये कैसे बनते हैं? प्रीमियम कैसे बना जाता है वो समझते हैं। प्रीमियम बनता है 2 चीज़ों को मिलाकर, एक होता है आईवी जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टीवी जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू इन दोनों को मिलाकर के बनता है प्रीमियम। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट माइनस स्ट्राइक मतलब 24,565 से जब 24,350 को आप माइनस करोगे, जैसा मैंने अभी इसमें किया है, तो आएगा 215। 215 क्या है? इस 282 रुपए में से 215 रुपए जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, और जो बचा हुआ प्राइस है वो है टाइम वैल्यू। और ओटीएम के केस में अगर आप देखो, जैसे स्पॉट से अगर आप 24,565 से 24,600 को माइनस करोगे तो ये माइनस में फिगर आता है। ऑलवेज रिमेंबर कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी इन माइनस। तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि ओटीएम स्ट्राइक्स जितने भी होते हैं उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। और टाइम वैल्यू जो होता है वो ऑप्शन सेलर्स का दोस्त है, ऑप्शन बायर्स का दुश्मन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप ये 71 रुपीज जो सबसे सस्ता प्रीमियम है, अगर आप इसको खरीदते हो एज अ ऑप्शन बायर, तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। तो टाइम वैल्यू जो होता है वो ऑप्शन सेलर्स के लिए काम करता है, ना कि ऑप्शन बायर्स के लिए। बीइंग अ ऑप्शन बायर, आपको हमेशा आईटीएम स्ट्राइक्स बाई करने चाहिए जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। कॉल साइड का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और रिमेनिंग जो बचते हैं उसके बाद करंट मार्केट प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू करेंगे तो टाइम वैल्यू निकल के आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, प्रीमियम आ जाता है। सिंपल। वैसे ही अगर हम पुट साइड की अगर हम बात करें तो पुट साइड में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ठीक है, कॉल में क्या था? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। यहाँ पे स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अब जैसे 24,350 से अगर हम 24,565 को माइनस करते हैं तो माइनस में फिगर आता है। ठीक है, तो ये जो माइनस में फिगर आता है ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। हमारे लिए जो रिमेनिंग बचता है वही वैलिड है। यानी ओटीएम के केस में अगर हम बात करें तो अगर 24,350 की बात करें तो ये पुट साइड का ओटीएम है। ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते, सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इसीलिए ये 70 रुपए का प्राइस दिखा। प्रीमियम अगर सस्ता है तो समझ लीजिए कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो आपको एज अ ऑप्शन बायर उसे नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। और वहीं आईटीएम में देखिए, आईटीएम में अगर हम स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं तो स्ट्राइक क्या है? 24,550। स्पॉट क्या है? 24,565। जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आता है? 34 रुपए। तो 24,600 का पीई जो है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितने हैं? 34 रुपए 65 पैसे। और टाइम वैल्यू कितना है? 132 रुपए। तो इन दोनों को मिला करके क्या बना? 166.8। वो क्या है? वो है प्री। तो इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम को, और इनसे इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकल। तो आई होप आपको इतनी क्लैरिटी गई होगी। अगर नहीं हुई होगी तो इसे 2-3 बार रिपीट करके देखना, आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब चलते हैं स्लाइड के तरफ। तो ये स्लाइड में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं अगले में, जिसमें हम जानते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। अब हम समझेंगे बीइंग अ ऑप्शन ट्रेडर आपको ऑप्शन ग्रीक समझना क्यों जरूरी है, इसे समझते हैं। अगर मार्केट मूव करे, टाइम गुजरे या वोलेटिलिटी बढ़े तो मेरे ऑप्शन का प्राइस कैसे बदलेगा, ये आपको ऑप्शन ग्रीक से बदलता है। यानी आपका जो प्राइस है वो कभी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो क्यों होता है ज्यादा, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा ऑप्शन ग्रीक से। ऑप्शन ग्रीक्स 5 तरह के होते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। अब इन सभी का अलग अलग मतलब क्या है और ऑप्शन प्राइस में कैसे इफेक्ट करता है, आइए हम उसे समझते हैं। फिर इसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन में भी समझेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स आपको कहाँ दिखेगा? ऑप्शन चेन में दिखेगा। तो वन बाय वन सभी को समझते हैं। पहले समझते हैं डेल्टा को। डेल्टा क्या बताता है? आपको प्राइस सेंसिटिविटी बताता है। ठीक है, तो डेल्टा बताता है कि अंडरलाइन स्टॉक का 1 रुपए मूव होने पर ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा होता है पॉजिटिव, पुट ऑप्शंस का डेल्टा होता है नेगेटिव। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर डेल्टा 0.6 है और स्टॉक अगर 10 रुपए ऊपर गया तो आपके ऑप्शंस का प्रीमियम
₹6 बढ़ेगा। कई बार जब ऑप्शन बायर खरीदते हैं किसी चीज को, तो सोच लीजिए निफ्टी अगर उसने खरीदा है, 24,000 का कॉल उसने खरीदा है, तो उसका प्रीमियम सपोज ₹100 हुआ है, ठीक है? और अगर उसका डेल्टा यही 0.6 है, तो अगर वो ₹100 बढ़ेगा तब जाकर के 0.6 के हिसाब से वो बढ़ता है। यानी अगर इस एग्जांपल के तौर पे देखें, तो अगर स्टॉक में ₹10 बढ़ रहा है, तो अगर उसका डेल्टा 0.6 है, तो 10 into 0.6 is equal to 6, तो उसका प्रीमियम सिर्फ ₹6 ही बढ़ेगा। ठीक है? इसीलिए ऑप्शन जब हम बाई करते हैं तो हमको डेल्टा देखना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गामा। अब डेल्टा कितनी स्पीड से बदल रहा है वो बताता है आपको गामा। डेल्टा के बदलने की स्पीड को बताता है गामा। तो गामा बताता है डेल्टा खुद कितनी स्पीड से बदल रहा है। हाई गामा मतलब होता है ज्यादा रिस्क, ज्यादा रिवॉर्ड। स्पेशली नियर एक्सपायरी जब होता है ना, जब एक्सपायरी के पास होते हैं, सपोज बुधवार को या फिर मंगलवार को, तो ये ज्यादा स्पीड से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डेल्टा 0.6 से 0.7 हो गया, तो ये जो चेंजेस हुआ है ना, इसी को हम गामा कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट होता है टाइम डीके, थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? थीटा बताता है कि हर दिन के साथ ऑप्शन प्राइस कितना गिरता है। जो आप ऑप्शन खरीदते हैं या बेचते हैं, हर दिन उसका प्रीमियम गलता रहता है। इसीलिए एक्सपायरी आते आते तक वो जीरो हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बी द ऑप्शन बायर। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जिसमें हो वही स्ट्राइक प्राइस खरीदने चाहिए, बिकॉज इंट्रिंसिक प्राइस गल के जीरो नहीं होता है। ओटीएम के प्राइस जितने होते हैं टाइम वैल्यू, ये गल के जीरो हो जाते हैं। इसीलिए सस्ता प्रीमियम अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सस्ता प्रीमियम ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा होता है। आगे और डीप में समझेंगे। तो एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। मान लीजिए थीटा अगर आपका -5 है, मीन्स ₹5 हर दिन आपके उस प्रीमियम से कम होंगे। मान लीजिए 24,500 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है और डेल्टा है -5, तो आप कुछ भी कर लीजिए। अगर सोच लीजिए उस दिन कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, निफ्टी बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, तो आप अगर कुछ करो या ना करो, बट उस प्रीमियम से आपके ₹5 दिन कम होने हैं, ये तो तय है। ये बताता है थीटा। अब बात करते हैं वेगा का, यानी वोलेटिलिटी सेंसिटिविटी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वैसे ज्यादा ऑप्शन ग्रीक्स में इम्पोर्टेंट होते हैं, दो ही, थीटा और डेल्टा। बट फिर भी आपको जानना जरूरी है। वेगा बताता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी। 1% बढ़ने पर ऑप्शन प्राइस कितना बदलेगा। ज्यादा वेगा मतलब ज्यादा इम्पैक्ट आईवी का। वेगा अगर 0.2 है और आईवी अगर 1% बढ़ने पर ऑप्शन 0.2 बढ़ेगा। ये बताता है आपको वेगा। नेक्स्ट है रो, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को बताता है। इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ने पर ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा। जनरली लॉन्ग टर्म ऑप्शंस पर इसका इंपैक्ट होता है। एग्जांपल समझते हैं। अगर रो 0.5 है और 1% से रेट बढ़ने पर ऑप्शन 0.5 बढ़ेगा, ये आपको बताता है रो। तो ये था पांचों ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। अब हम इसको प्रैक्टिकली वापस टर्मिनल में देखते हैं, ये कैसे काम करता है और कहाँ हमें दिखाई देता है। आइए टर्मिनल पर चलते हैं वापस। ऑप्शन ग्रीक्स आपको ऑप्शन चेन पर दिखेगा। ये मैंने ऑप्शन चेन खोला है, यहाँ पे मैं ग्रीक्स एक्टिवेट कर देता हूँ। देखिए ग्रीक्स ऑप्शन चेन आपको कहाँ मिलेगा। ऑप्शन चेन आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिलेगा, या जो भी आपका ब्रोकर है आपको उसके टर्मिनल पर मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी, नॉर्मली आराम से मिल जाता है। देखिए जब मैंने ग्रीक्स ओपन किया, तो जिस जिसके बारे में हम डिस्कशन किए थे, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, सबके बारे में आ गया, राइट। अभी हमने इसके बारे में ही समझा है। अब इसको आप देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी में समझ में आएगा। मान लीजिए 24,600 का अगर हम देख रहे हैं, 24,600 का अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है, 128। तो ये 128 कैसे बना, अब आपको पता चल गया है। इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को निकाल करके कॉल साइड में आपको क्या करना है, स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस करना है और प्रीमियम से उसे माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा इंट्रेंसिक वैल्यू और जो बचा वो टाइम वैल्यू। तो 128 रुपए कैसे बने, अब आपको पता चल गया है। डेल्टा इसका 0.50 है। मतलब अगर निफ्टी जो है, अगर सोच लीजिए 100 रुपए अगर निफ्टी बढ़ता है, ठीक है, और डेल्टा इसका 0.5 है, तो इस स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ 50 रुपए का ही परिवर्तन होगा। ठीक है।
तो इसमें अगर आप देखिए ये जितने भी नीचे की तरफ है ये आईटीएम है, कॉल साइड की जब हम बात कर रहे हैं हमने समझा अभी, राइट? तो आप देखिए जितना भी हम आईटीएम की तरफ जाएँगे हमारा डेल्टा बढ़ता रहता है और थीटा कम होता रहता है। क्या ऑप्शन बायर्स के लिए पॉजिटिव संकेत नहीं है? बिल्कुल है। डेल्टा जितना ज़्यादा होगा, ऑप्शंस के प्राइस में मूवमेंट उतना ज़्यादा आएगा। वहीं देखिए ये वाला 24,400 का अगर हम कॉल खरीदें तो इसका डेल्टा कितना है 0.71 मतलब अगर निफ्टी ₹100 अगर ऊपर जाएगा तो इस प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा 71 रुपीज़, इसका कितना 76, इसका कितना 80, इसका कितना 84, राइट? तो ये आपको डेल्टा बतलाता है कि आपका प्रीमियम कितने स्पीड से बदलेगा। और मान लीजिए कि अगर पूरे दिन भर तक कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट 24,600 में ही खड़ी है, तो उस दिन आपका ₹17 इस ₹128 में से कम हो जाएगा, ये तय है। ठीक है? तो ये 2 चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन सेलर इसको चतुराई से खेलता है और ऑप्शन बायर्स को बिना इमोशनली हुए सोच समझकर ऑप्शन चार्ट को देखते हुए अपने ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने चाहिए। ऑप्शन चेन क्या है? ऑप्शन चेन एक तरह का जैसे आप सोच लीजिए आप मार्केट में अगर सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, तो आपको एक होलसेल मार्केट दिखता है ना, जहाँ सभी तरह के मार्केट में जितने भी सब्ज़ी होते हैं, सब वहाँ अवेलेबल होते हैं। तो आप जाकर के वहाँ से अच्छा सब्ज़ी चूज़ करते हैं, राइट? उसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, ऑप्शन चेन कुछ नहीं है, ऑप्शन का बाज़ार है। इस बाज़ार में से आपको ढूँढना है कि आपके लिए कौन-सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा है ना? आपको इतनी क्लैरिटी अभी तक हो गई है कि मुझे कौन-सा स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए, है ना? कब कैसे बाय करना है, ये स्ट्रैटेजी का बात हो गया। पहले आपको बेसिक समझना ज़रूरी है। आई होप आपको ऑप्शन चेन की क्लैरिटी हो गई है कि रो क्या बताता है, वेगा क्या बताता है, गामा क्या बताता है, थीटा क्या बताता है, डेल्टा क्या बताता है ना? तो अब आपको इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसके इसमें से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालें, वो भी मैं आपको समझाऊँ। वापस चलते हैं हम अपने स्लाइड्स की तरफ। तो समरी टेबल अगर हम देखें तो ग्रीक्स जैसा हमने समझा डेल्टा प्राइस मूवमेंट को बताता है, गामा डेल्टा के बदलने की स्पीड को बताता है, थीटा मतलब टाइम डिके, एवरी पासिंग डे में आपका थीटा कितना कम होगा, देगा आपको वोलेटिलिटी इम्पैक्ट यानी अगर मार्केट में कोई न्यूज़ है, इवेंट्स है, अर्निंग्स हैं तो आपको वोलेटिलिटी का संकेत अगर देखना है तो आप वेगा से देख सकते हैं। प्रो आपको इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के बारे में बताता है। तो ये था ऑप्शन ग्रीक्स जिसको हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझा। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। जैसे अभी हमने ऑप्शन चेन देखा था, उसको हम थोड़ा-सा और क्लैरिटी में समझते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन एक ऐसा चार्ट होता है, जहां आपको एक ही जगह पर कॉल और पुट ऑप्शंस की प्राइस, वॉल्यूम, ओआई, आईवी, टीवी, ऑप्शन ग्रीक्स, पीसीआर जैसे डिटेल्स मिलते हैं मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के लिए, ठीक है? अब जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, हमने पहले भी समझा। अब कॉल और पुट क्या होता है, अब आपको पता है अच्छे से। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और ओआई मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है यानी जिंदा है, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट को अगर आप और आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अभी उस कितने लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक बेचा नहीं है, उनकी होल्डिंग है उनके पास अभी तक, ठीक है? फिर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन अ डे मतलब एक दिन में उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने ट्रेड हुए ये आपको वॉल्यूम बताता है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम मतलब समझ लीजिए लोगों का इंटरेस्ट उस स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा है, तो ये आपको वॉल्यूम बताता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको क्या बताता है? वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन ऑप्शन प्राइसिंग, ये आपको बताता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है? ओआई हमने समझ ही लिया, टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मार्केट, इट शोज कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी क्लोज नहीं हुए मतलब वो अभी तक किसी के पास जिंदा है, ठीक है? एग्जाम्पल अगर ओआई किसी में 4 लाख है मतलब मार्केट में 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। तो अब इसको फटाफट हम टर्मिनल में वापस प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हम आ गए वापस ऑप्शन चेन पर। अब हम इसको प्राइस में ले लेते हैं, ठीक है? प्राइस में हमें क्या दिख रहा है? ओआई दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिख रहा है, टाइम वैल्यू दिख रहा है। इन सब का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है? अब आपको मेन चीज जो इसमें समझना है
कि ऑप्शन चेन में लेफ्ट हैंड साइड जो प्राइस होते हैं वो कॉल्स के होते हैं और राइट हैंड साइड जो प्राइस होते हैं वो पुट्स के होते हैं। इसमें से आपको देखना पड़ता है कि मार्केट कैसे काम करता है। तो कॉल साइड के ये जितने ऊपर वाले जो हैं राइट से लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या है? ये सारे आईटीएम स्ट्राइक्स हैं, ठीक है? ये सारे आईटीएम स्ट्राइक्स हैं कॉल के। पुट के आईटीएम स्ट्राइक्स कहाँ हैं? यहाँ। और कॉल के ओटीएम कहाँ हैं? यहाँ। पुट के ओटीएम कहाँ हैं? यहाँ पे। आप देख रहे होंगे ज्यादातर पुट साइड में, ये ओटीएम साइड में देखिए आपको ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और ज्यादा वॉल्यूम भी दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखिए ज्यादा आपको कहाँ दिख रहा है? ओटीएम में ही दिख रहा है। आईटीएम में देखिए इतने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं है क्या? कहीं ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ ज्यादा दिख रहे होंगे, है ना? वहीं कॉल साइड के ओटीएम में देखिए यहाँ आपको ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं, लेकिन वहीं पुट साइड के आईटीएम में देखिए आपको बिल्कुल कम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। मतलब इससे क्या होता है? इसका मतलब आता है, अब आपको ऑप्शन सेलर के बारे में समझाता हूं, ठीक है? देखिए जब आप कॉल बाई करते हो ना तो आपका ट्रेड होता है कॉल सेलर के साथ, और अगर आप पुट बाई करते हो तो आपका ट्रेड होता है पुट सेलर के साथ। अब कभी भी जब आप ऑप्शन बाय करो तो आपको मार्केट को, चाहे बाय करो या सेल करो, कुछ भी करो, ओवरऑल आपको मार्केट को सेलर्स के नजरिए से देखना है। सेलर्स कौन है? बड़े हाथी, बड़े मछली। अगर आपको समुंदर में रहना है तो क्या आप बड़े मछली को बीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। समझदारी क्या है? जो बड़े मछली कर रहे हैं उनके साथ साथ चलते रहो, उसी में समझदारी है, उसी में आप समुंदर में ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शंस में जो सेलर्स हैं वो कौन है? समुद्र के बड़े मछली। आप उनको नहीं हरा सकते, बीइंग अ ऑप्शन बायर आप उनको कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि उनके पास अनंत पैसा होता है और वो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे एफ आई आईज, डी आई आईज, ठीक है? इनके पास अथन टीम होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं इनके पास, खुद का फंड हाउस खुद का होता है, ठीक है? तो ऑप्शन बायर्स को इनको देख करके कैसे ट्रेड करना। ओटीएम में जैसे देखिए जब भी आप कॉल बाई करते हैं ना तो आप किस लिए कॉल बाई करते हैं? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। पुट बाई कब करते हैं? जब मार्केट नीचे जाएगा। तो कॉल बाई जब आप कर रहे हो तो कोई ना कोई सेल कर रहा है। कॉल बाई का ट्रेड होता है, कॉल बायर्स का ट्रेड होता है, कॉल सेलर्स। कॉल बायर्स सोचता है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल सेलर्स सोचता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो ओटीएम स्ट्राइक्स हैं इसको सेल करते हैं सेलर्स, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नियरेस्ट में कौन सा है? 24,700 में कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कॉल सेलर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट आने वाले गुरुवार तक 24,700 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बोलने में कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लोगों ने बेच रखे हैं, ठीक है? तो इतने ज्यादा लोग कह रहे हैं कि मार्केट 24,700 से ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा ओआई कहाँ है? 24,800 पर। मतलब 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन खड़े हैं ओटीएम जो 24,800 पर। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट 24,800 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? वहीं अगर हम पुट साइड की ओटीएम की बात करें तो पुट साइड में ओटीएम कहाँ होता है? जो करंट मार्केट प्राइस है उससे नीचे की तरफ जितने भी प्राइस होते हैं वो होता है पुट साइड का ओटीएम। पुट साइड का ओटीएम आपको क्या बताता है? मार्केट इस प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। तो नीचे नहीं जाएगा बोलने वाले में से सबसे नियरेस्ट कौन से है? नियरेस्ट है 24,500। मतलब 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है जो सोच रहे हैं कि मार्केट 24,500 से नीचे नहीं जाएगा। 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है जो बोल रहे हैं 24,400 से नीचे नहीं जाएगा। 24,200 से नीचे नहीं जाएगा बोलने में 62,93,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको 24,200 का दिख रहा है। तो ऐसे ही निकाला जाता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इस साइड कॉल साइड में जहां सबसे ज्यादा ओआई है ओटीएम साइड्स में, वो हो जाता है आपका रेसिस्टेंस, और पुट साइड में जो आपका हो जाता है सपोर्ट। मतलब पुट साइड के ओटीएम में अगर ज्यादा, जहां ओआई अगर ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है तो मतलब मार्केट बुलिश है। और अगर कॉल साइड के ओटीएम कॉल साइड के ओटीएम प्राइस में अगर ओआई और वॉल्यूम सबसे ज्यादा है मतलब मार्केट बियरिश है। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा।
कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो मतलब मार्केट में बियरिश है, और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो मार्केट बुलिश है। अभी के सिनेरियो में आपको देखते हुए ही पता चल रहा है कि मार्केट बियरिश मोड में है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट 1,01,80,00,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके 24,800 और 24,700 पर है। मतलब अभी मार्केट खुलने से पहले ओवरऑल हमको अंदाजा हो रहा है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्या करना है आपको? आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करना है और आपको अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इस तरीके से डेली मार्क कर लेना। जैसे 24,700 आपका पहला रेसिस्टेंस है, तो आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिए और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, पहला आपका कौन सा है? 24,700, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है? 24,800, एक और लाइन टान दीजिए। ठीक है, 24,800 में यहाँ पे 24,800, ये आपका हो गया। मतलब मार्केट में आपके पास दो रेसिस्टेंस मिल गए। अब सपोर्ट आपको देखना है, सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? पुट साइड के ओआई को देखकर, ओआई कौन से? ओटीएम साइड के ओआई को देखकर आपको सपोर्ट निकालना है, राइट? तो ये सपोर्ट कैसे निकालेंगे? सपोर्ट सबसे ज्यादा नियरेस्ट कहाँ है? 24,500 में 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहला सपोर्ट आपका ये हो गया 24,500। ठीक है, ये हो गया 24,500, आपका सबसे पहला सपोर्ट हो गया 24,500। और दूसरा सपोर्ट आपका कहाँ है? 30 लाख, 36 लाख है। तो छोटे छोटे सपोर्ट हैं 24,400 और 24,300 का। तो मतलब मोटा मोटी बेसिकली अभी मार्केट में आपको क्या सिनेरियो दिख रहा है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इसको ऐसे मतलब डिसाइड करना है। मैं आपको कॉल नहीं दे रहा हूँ कि क्या ट्रेड करना है, ट्रेड कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस चार्ट से देखकर आपको क्या समझ में आएगा? ये हो गए मेरे रेसिस्टेंस, मतलब सप्लाई जोन, जिसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो गया? ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका रेसिस्टेंस कह लो या सप्लाई जोन कह लो, कुछ भी हो कह लो, ये आपका हो गया रेसिस्टेंस एंड सप्लाई जोन। यहाँ आपके क्या हो गए? यहाँ आपका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट या फिर आप डिमांड जोन कुछ भी कह लो। ठीक है, इस तरीके से रेसिस्टेंस, सपोर्ट, डिमांड, सप्लाई काम करता है। तो जब प्राइस आपका इस एरिया में आए तो आपको यहाँ पे बाई करने का प्लानिंग करना चाहिए, कॉल बाई। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेलर्स का अगर नजरिया देखें तो ऐसे ही मार्केट अगर ऊपर जाए तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? यहाँ आप दो चीज कर सकते हैं। पहला, आप यहाँ पे या तो पुट बाई कर सकते हैं और या फिर कॉल सेल कर सकते हैं। दोनों का कहना एक ही होता है। पुट बाई मतलब मार्केट नीचे जाएगा, और कॉल सेल क्या कहता है? मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। तो ये आपको कब बाई करना है, पुट बाई या कॉल सेल? जब मार्केट अपने रेसिस्टेंस के पास आए, और जब मार्केट अपने सपोर्ट के पास आए तो आपको यहाँ पे दो चीज करना है, पुट सेल या फिर कॉल बाई। ठीक है, इस तरीके से काम करता है मार्केट आपका रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए। ऑप्शन चेन दे करके आप इजीली निकाल सकते हैं कि मार्केट में रेसिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, कहाँ मुझे बाई करना चाहिए, कहाँ मुझे सेल करना चाहिए। तो कब आपको सेलर बनना है, कब आपको बायर बनना है, अब आपके ऊपर है। अगर आप सेलर बनना चाहते हैं और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप सेलर्स की तरह सोचिए। सेलर्स कॉल सेल कब करेंगे? जब मार्केट रेसिस्टेंस के पास आएगा। आपके पास कम पैसे हैं, आप पुट बाई कर लीजिए। और जब जो है पुट सेल यानी कॉल बाई, ठीक है, ये लोग कब करेंगे? पुट सेल मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये लोग कब करेंगे? जब मार्केट अपने सपोर्ट में आएगा। अब आप यहाँ पे कॉल बाई कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करना है ट्रेडिंग का। आई होप आपको ऑप्शन चेन की क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे ऑप्शन चेन में आप देख करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस अपने स्लाइड्स की तरफ और समझते हैं आगे और हम क्या सीखेंगे। अब हम समझेंगे एफ आई डी आई आई एक्टिविटी क्या होते हैं, ठीक है, और क्यों इन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहला एफआईआई जो मैंने बताया, वो कौन होते हैं? जो ज्यादातर सेलर्स होते हैं, एफआईआई और डीआईआई। तो आपको ये इनकी चीज कहाँ से देखने को मिल जाएंगे? कोई भी पुट साइड या कॉल साइड के ओटीएम में जहां ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वहीं इनका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एफआईआई को देख करके आपको ट्रेंड का सिग्नल मिलता है। ठीक है, वोलेटिलिटी और वॉल्यूम का पता चलता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन होता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस आप को आराम से कर सकते हैं। एफ आई आई डी आई आई डेटा कहाँ से देखें? ठीक है, एनएससी इंडिया वेबसाइट में आपको एफ आई आई और डी आई आई एक्टिविटी का सेक्शन है, वहाँ आपको दिख जाएगा। या तो फिर आप ऑप्शन एनालिसिस टूल्स जैसे
सेंसिबल, ऑस्ट्रा, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये सब फ्री टूल्स है, आपको दिख जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि एफआईआई, डीआईआई एक्टिविटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से। हाँ जी, तो आप जैसे डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एफआईआई, डीआईआई एक्टिविटी ऑप्शन चेन में, तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो आप गूगल में नॉर्मल टाइप कीजिए एनएससी, ऑप्शन चेन, एफआईआई, डीआईआई डेटा, आपको देखिए क्लियरली जो है लिख के आ गया है। एफआईआई ने उस दिन क्या किया है, कितना सेल किया है, नेट क्या है, कितने बाई किए हैं, कितने सेल किए हैं, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। चलते हैं वापस अपने स्लाइड की तरफ और समझते हैं नेक्स्ट अपने को क्या जानने को मिलेगा। देखिए मार्केट में कई सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं। स्ट्रैटेजी बनते कैसे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रैटेजी कैसे बनते हैं। स्ट्रैटेजी बनते हैं सभी कॉल और पुट को मिला करके, वो हमने समझ ही लिया था अच्छे से। कुछ कुछ मेन मेन स्ट्रैटेजीज होते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले मार्केट में आपका व्यू होना जरूरी है। बीइंग अ ऑप्शन ट्रेडर, आप मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपका एक व्यू होना चाहिए कि आप बुलिश हो, बेयरिश हो या साइडवेज हो, क्या आपका व्यू है मार्केट को लेकर के। वो आपको कैसे दिखेगा, वो आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस से दिखेगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस अभी आपने सीखा, वहां से आपको बाजार का नजरिया पता चल जाएगा कि बाजार अभी कैसा है। तो बाजार अगर आपको बुलिश दिख रहा है, बुलिश कहां से दिखेगा, पुट साइड के ओटीएम साइड में अगर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब बाजार बुलिश है। तो बुलिश अगर आपका व्यू है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपका बुलिश व्यू है तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्लिट बना सकते हैं, बुल पुट स्प्लिट बना। वहीं अगर आपका बियरिश व्यू है, बियरिश व्यू आपको कैसे पता चलेगा, कॉल साइड के ओटीएम में जाकर के देखिए, अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपका मार्केट का व्यू बियरिश है। तो बियरिश अगर है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, बियर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, बियर पुट स्प्लिट बना सकते हैं। अब तीसरा क्या होता है, साइडवेज। साइडवेज में आप आयरन कॉन्डोर, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब इन स्ट्रैटेजी को करना कैसे है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। अभी हम नॉर्मल एक इसको समझ लिए कि किसको हम क्या कहते हैं और कौन से व्यू में हमको कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं मेन गेम, ऑप्शन सेल वर्सेस ऑप्शन बायर। क्या होता है ये, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो मेन प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। बायर प्रीमियम देता है और राइट खरीदता है, सेलर प्रीमियम लेता है और ऑब्लिगेशंस उठाता है। बायर का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे, और सेलर्स का गोल होता है प्रीमियम कमाना बिना प्राइस मूवमेंट के डर से। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर टू बिकम ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। अब ये आपके ऊपर है, आपके कैपिटल के ऊपर है कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है। आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर भी हो तो आप ऑप्शन सेलर को देख करके ट्रेड करो ना। अगर आपको पुट साइड के ओटीएम में ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लोगों का दिख रहा है, तो आपको बुलिश व्यू रखना है। और आपका बुलिश व्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल बाय कर सकते हैं, आप बायर भी बन सकते हैं। बट आप ये समझिए कि सेलर्स जो होता है, ऑप्शन बायर और सेलर दो लोग होते हैं, राइट। मार्केट में तीन सिनेरियो होते हैं जैसा अभी हमने समझा, बुलिश, बियरिश एंड साइडवेज। अगर ऑप्शन बायर कब पैसा बनाएगा, यानी कॉल्स बायर और पुट बायर कब पैसा बनाता है, जब मार्केट तेजी से ऊपर जाए या तेजी से नीचे आए, तब कॉल बायर और पुट बायर पैसा बनाते हैं। और कॉल सेलर और पुट सेलर कब पैसा बनाते हैं, जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तब ये लोग पैसा कमाते हैं। जब मार्केट जो है, अगर आपने पुट सेल किया है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या कहा है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो आपका ही प्रॉफिट हुआ ना। वहीं कॉल सेल में आपको कब प्रॉफिट होगा, जब मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, और दूसरा जब मार्केट नीचे जाए। तो सेलर्स जो है दो बार जीतता है और बायर्स एक बार जीतता है, यानी 70% टाइम सेलर्स जीतते हैं और 30% टाइम ऑप्शन बायर जीतते हैं। वैसे इसीलिए ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्लियर नहीं है, इसीलिए सेबी के डेटा में आप जाके देखिए, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में 1% ट्रेडर हैं जो प्रॉफिट में हैं, 99% लोग लॉस में हैं। क्यों है, क्योंकि लोग इस मार्केट को सीखना नहीं चाहते हैं। सबको चाहिए कि मुझे कोई सा टेलीग्राम में ज्वाइन करा दो, मुझे कोई टिप दे दो कि आज मुझे कौन सा कॉल बाई करना है, पुट बाई करना है। अरे कब तक लोगों पे आप जिम्मेदार रहोगे,
तब ये अपनी खुद की ज़िम्मेदारी उठाओ, खुद सीखो, ये मार्केट बहुत सुंदर है अगर आप इसको सीख के ट्रेड करते हो तो। अगर आप इसको बिना सीखे किसी के कहने सुनने पे ट्रेड करते हो और किसी के कहने सुनने पे आप सोचते हो कि यहाँ पे आकर के आप करोड़पति बन जाओगे, तो आप पक्का यहाँ पे रोड़पति बनोगे। ठीक है? तो मार्केट में ही छोड़ो, आप किसी भी प्रोफ़ेशन ले लो यार। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में जाओ तो सबसे पहले आपको सीखना ज़रूरी है। अगर आप बिना सीखे कोई भी काम करते हैं, बिना सीखे आप तैरनिए, आप डूब जाओगे। बिना सीखे आप साइकिल चलाइए, आप गिर जाओगे। बिना सीखे आप कार चलाइए, एक्सीडेंट हो जाओगे। तो सब चीज़ में सीखना पड़ता है। तो मार्केट में क्यों आपको इतना ईज़ी पैसा चाहिए? यहाँ भी आप थोड़ा-सा लर्निंग, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग में आइए, तब आपका पैसा यहाँ पे ज़रूर बनेगा। अब हम समझेंगे कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मोटा-मोटी आपने बेसिक एक समझ लिया, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है? अब थोड़ा-सा और सुनिए कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या-क्या आपको जानना चाहिए। सबसे पहला है मास्टर द बेसिक्स, understand what are call, what are puts, learn the concept of right and obligation, premium, strike price, lot size, expiry, learn option Greeks, delta, theta, gamma, vega, rho, critical of understanding option pricing, ये सब आप सीखिए पहले। नेक्स्ट है लर्न ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्ट विथ बेसिक स्ट्रैटेजीज देन मूव टू एडवांस। बिगनर्स के लिए कॉल और पुट बाई करना ही सबसे बढ़िया होता है, कवर्ड कॉल्स अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर वो आप थोड़े से ऊपर चल जाओ, इंटरमीडिएट हो जाओ, तो आप स्प्रेड्स बना करके ट्रेड करो, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल। और जब आप एडवांस लेवल में चले जाओ, तब आप आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई, रेशियो स्प्रेड, ये सब बना करके ट्रेड कर सकते हैं। तो बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया। अब फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नेवर रिस्क मोर देन 1 और 2% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। आपका को पर ट्रेड में 1 से 2% से कैपिटल का ज्यादा लूज होना ही नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं जब भी आप ट्रेडिंग करें। स्टॉप लॉस बिना लगाएं ट्रेड करें ही मत। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा पैसा तो पूरा जीरो हो गया, गधे हैं वो लोग। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि तुम लालची हो, तुमने मार्केट में स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, तुमको सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए तुम्हारा पूरा पैसा जीरो हो गया। नहीं तो मार्केट में पूरा पैसा कभी जीरो हो सकता है कि आप अगर बताइए, अगर कोई भी स्टॉप लॉस अगर लगा के ट्रेड करता है तो मार्केट में कभी उसका पैसा पूरा जीरो हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ट्रेड ओनली विद कैपिटल यू कैन अफोर्ड अ लॉस। स्टार्टिंग में आप सिर्फ उतने कैपिटल से ट्रेड करें जितना आप लॉस भी अगर आपका हो जाए तो आपको मार्केट में नींद आ जाए, आपको दिन में रात में नींद आ जाए आराम से। तब अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ 20,000 रुपए से एक रिस्क लेकर के कुछ चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में आप मार्केट में उतना ही कैपिटल लगाएं जितना कि आप एफोर्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बड़े कैपिटल से ट्रेड ना करें। प्रोटेक्ट कैपिटल ओवर चेजिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो बैक टेस्ट एंड पेपर ट्रेड इसके बाद है। यूज प्लेटफॉर्म लाइक सेंसिबल, ऑप्स्ट्रा, ट्रेडिंग व्यू टू बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजीज, है ना। ट्रैक ग्रीस, प्रैक्टिस विदाउट रिस्किंग रियल मनी। कई सारे वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप है, स्टार्टिंग में आप उनसे ट्रेड कीजिए, ना कि अपना प्रॉपर कैपिटल लगा करके। ठीक है। Follow price action and technical analysis, learn support and resistance, candlestick pattern, trend line, use indicators like RSI, moving average, Bollinger Band। ठीक है, कंबाइन दिस विथ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एंड ओपन चेन डेटा। मतलब जितना आप मार्केट में घुसोगे ना, आप उतना सीखोगे यार। डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। हैव अ क्लियर ट्रेडिंग रूल्स, ठीक है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर आपको उसका एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस नहीं पता है तो उस ट्रेड को करो ही मत। ट्रेड तभी करो जब आपने उसका एडवांस प्लानिंग किया हो। आपको उसकी एंट्री, ट्रेड लेने से पहले आपको एंट्री पता होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आप ये डिसाइड करोगे मैं कितना में एग्जिट करूंगा, मेरे कितने टारगेट होंगे जहां मैं पैसा बुक करूंगा। तो ये सब चीजें आपको होनी चाहिए। स्टे अपडेटेड एंड लर्न कंटिन्यूअसली, ठीक है। हमेशा देखिए सीखते रहिए, ये मार्केट हमेशा सीखने वाले लोगों के लिए है। फॉलो मार्केट न्यूज, आरबीआई पॉलिसी पढ़िए, यूएस फेड पॉलिसी पढ़िए, एफआईआई डीआई एक्टिविटी देखिए, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स वेबिनार लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज पढ़िए, है ना। सो और सबसे जरूरी आपके कंट्रोल, आपके इमोशंस पे होना बहुत जरूरी है। अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, है ना। आपको कभी भी
रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना चाहिए कि मार्केट में मैं बदला लूँगा। सोच लीजिए कई लोग क्या करते हैं मार्केट में अगर उनका लॉस हो जाता है, तो वो क्या करते हैं मार्केट में बदला लेने के लिए ट्रेड करते हैं। उसे आपको अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट आपका बाप है, वो आपसे कभी हार नहीं सकता, आप ही हारोगे यहाँ पे अगर आप उससे युद्ध करोगे तो। ठीक है? बी पेशेंस, यू वोंट बी प्रॉफिटेबल एवरी डे। सबसे पहले गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि आप हर दिन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। दुनिया में आज तक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी ना बनी है, ना बनेगी, ना किसी ने बनाया है जो हर दिन प्रॉफिट में हो। ठीक है? साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रैटेजी। आपकी साइकोलॉजी कैसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। स्टार्ट स्मॉल, बिगिन विथ वन लॉट और सिंपल स्ट्रैटेजी। स्टार्टिंग में एक लॉट से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए और सीखिए मार्केट को, है ना? उसके बाद करना चालू कीजिए। देखिए इस स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान और ले जाना चाहूंगा। थोड़ा कम बताया मैंने इस स्लाइड के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहता था मैं, इसीलिए वापस यही स्लाइड आपको वापस समझ। देखिए अगर एफआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट है। ठीक है? अगर वो लगातार बेच रहे हैं तो मार्केट में बियरिश प्रेशर हो सकता है। ऑप्शन में आप इस सेंटिमेंट के हिसाब से कॉल या पुट, बाई या सेल कर सकते हैं। वोलैटिलिटी जब की अगर हम बात करें तो एफआईआई डीआईआई का हेवी ट्रेडिंग मार्केट में वॉल्यूम और ट्रेडिंग बढ़ाता है। इससे ऑप्शन प्रीमियम पर असर पड़ता है। हायर वॉल्यूम स्ट्रैटेजीज जैसे स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल अभी अच्छे से काम करते हैं जब मूवमेंट होता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन, अगर कोई लेवल पर एफआईआई खरीद रहे हैं तो वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, और अगर वो बेच रहे हैं तो वो रेसिस्टेंस माना जा सकता है। इस जानकारी से ऑप्शन ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकता है बुलिश या बियरिश सेटअप का। ऑप्शन चेन में अगर कॉल राइटिंग हो रही है और एफआईआई भी सेलिंग कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल होता है। एफआईआई की डेटा को कंबाइन करके हम समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है? और एफआईआई मतलब हम आसान भाषा में अगर बात करें ना तो एफआईआई डीआईआई वो हाथी है जो मार्केट में डायरेक्शन देते हैं, और ऑप्शन ट्रेडर या ऑप्शन, आसान भाषा में अगर समझे तो एफआईआई डीआईआई वो हाथी है जो मार्केट में डायरेक्शन देते हैं, और ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडर है जो हाथी की पीठ पर चढ़कर सफर करते हैं। अगर हाथी सही दिशा में चले तो बंदर को भी फायदा होता है। ठीक है? इसका मतलब सिंपल सा यही है, आसान भाषा। अगर चाहो तो मैं एफआईआई डीआईआई पढ़कर ऑप्शन ट्रेड कैसे प्लान करें इस पर एक वीडियो स्क्रिप्ट बना दूंगा। डेली एफआईआई डीआईआई अपडेट्स के साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट आइडियाज भी आपको दूंगा अगर आप बताएंगे कि आपको और सीखना है। ठीक है? अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ठीक है? मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर ही काफी नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज अभी जो है अगर आप भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, आपकी साइकोलॉजी में हो। है? तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है आप मार्केट के सामने किस तरह रिएक्ट करते हो। मार्केट अगर गिरता है तो आप पैनिक करते हो, प्रॉफिट होता है तो आप ग्रीड में आ जाते हो, लॉस होता है तो आप रिवेंज ट्रेड करते हो। ये सब इमोशंस, फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, रिग्रेट आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखता है। ठीक है? कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ओवर ट्रेडिंग, फियर ऑफ लॉस, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब जो है कुछ कुछ हैं इसके पॉइंट्स। अगर आप कहो तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ओवर ट्रेडिंग कहने का मतलब मेरा ये है कि रोज कुछ ना कुछ ट्रेड लेना जरूरी लगता है, लेकिन मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी। फियर ऑफ लॉस, एस एल लगाना लेकिन थोड़े गिरते ही मैन्युअली एग्जिट कर गए, ये डर प्रॉफिट खत्म कर देता है। कई लोग होते हैं ना, थोड़ा सा लॉस जाते ही 400-500 रुपया लॉस किया और उसमें से एग्जिट हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता, इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग करने से पहले उसके एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस तीनों आपको पता होने चाहिए। रीड की अगर हम बात करें तो टारगेट मिल गया पर सोचा और आएगा, रिजल्ट प्रॉफिट भी गया। ऐसा ही होता है ना। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस हुआ तो तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेते हैं बिना एनालिसिस के और डबल लॉस कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, एक ट्रेड जीत गए तो लगता है मार्केट तो अपना नौकर है,
और मार्केट सबको सिखाता है। कई लोग होता है ना 1-2 दिन प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है? वो तो समझते हैं मैं ही मार्केट का बाप हूँ भई, मैंने 2 दिन कमा लिए। बट उसके बाद क्या होता है तीसरे दिन जितना उसने कमाया मार्केट ने उससे सब ले लेता है। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस का तरीका। आप चाहे बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करो, अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो प्रॉफिट नहीं होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बिगेस्ट बेनिफिट यही है। कंसिस्टेंट ट्रेडिंग बिहेवियर, better risk management, no panic and no FOMO, clarity can exit, self confidence without ego. हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान बनाइए, ठीक है? एंट्री एसएल टारगेट पहले से फिक्स करें, मार्केट खुलते ही डिसीजन मत लें, इमोशंस जो है अपने कंट्रोल में रखें और ऑलवेज ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड को लिखें, क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या सोचा, ये सब आपको लिखना जरूरी है। डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन, मार्केट में पहले 10 मिनट मेडिटेट करो या डीप ब्रीथिंग करो। ओवर ट्रेडिंग और इम्पल्स से बचना चाहिए। स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करें, जब प्रेशर कम होगा तो डिसीजन बेटर होंगे, राइट? एक ट्रेडर और एक गैम्बलर में फर्क होता है और ये फर्क होता है कंट्रोल का। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन जीतने वाला वही होता है जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है। अगर आप भी एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो पहले अपना माइंड कंट्रोल में लाओ, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। ट्रेडर मार्केट में स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ आते हैं और गैम्बलर बस किस्मत पे भरोसा करते हैं। मार्केट में जीतने के लिए ट्रेडर बनना ज़रूरी है, गैम्बलर नहीं। ये कुछ जो है कंपैरिजन है जो मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर और गैम्बलर के बनाए हैं, ठीक है? माइंडसेट की जैसे हम बात करें तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या बिजनेस जैसा सोचता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है स्टॉक मार्केट को कभी भी एक बिजनेस के जैसा सोचता है। और गैम्बलर क्या सोचता है, लक या चांस पे डिपेंड करता है। चलो यार ऐसा लगाएंगे करोड़पति बन जाएंगे, वो होते हैं गैम्बलर थिंकिंग। ट्रेडिंग प्लान जो है प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड के लिए प्रॉपर प्लान बनाता है और गैम्बलर बिना प्लान के ट्रेड करता है, ठीक है? और प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, गैम्बलर इमोशंस में आके ट्रेड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट 1 से 2% प्रोफेशनल ट्रेडर का होता है और गैम्बलर क्या करते हैं, फुल कैपिटल लगा देते हैं या एसएल नहीं लगाते। एनालिसिस भी नहीं करते हैं गैम्बलर, रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं रखते हैं, ठीक है? लॉस के बाद रिएक्शन जो होता है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर काम रहते हैं और वहीं गैम्बलर क्या करते हैं, रिवेंज करते हैं, ठीक है? इमोशनल कंट्रोल, पैनिक या ग्रीड में डिसीजन लेता है गैम्बलर हमेशा, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो फियर और ग्रीड पे कंट्रोल रखता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर के पास हमेशा लर्निंग अप्रोच होता है, वो हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखता है। और गैम्बलर लॉस होने पर ब्लेम करता है कि यार उसने गलत बता दिया, टीवी पे गलत किसी ने बता दिया, मामा के लड़के ने किसी ने गलत बता दिया। भाई ये क्यों नहीं बता रहा कि तूने सीखा नहीं, तूने मार्केट को जाना ही नहीं और फिर भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने आ गया, तो गलती तेरी, इसने बताया उसकी, तूने सुना क्यों, है ना? ये सब चीजें हमको से सोचना चाहिए। लास्टली मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड करता हूँ जो एज अ ट्रेडर आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको इस पे आपका करियर बन सके, आप trading में अपना एक अच्छा खासा करियर बना सकें, तो आपको ये सब बुक जो है पढ़ने चाहिए। ये आपके बेनिफिट ही करेंगे। तो आई होप आपको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड और कुछ सीखना या जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगला टॉपिक किस वीडियो पर बनाऊं, क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या आप स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, और क्या आप बेहतरीन सीखना चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। एंड कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा नेक्स्ट वीडियो। सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।